सभी दोस्तों की खिदमत में बहुत बहुत आदाब। उर्दू पोइट्री नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हर तीसरा आदमी जो उर्दू की शायरी का मुतलाशी है, ये शेर पसंद भी करता है और सबसे पहले यही शेर उसकी जुबान पर आता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, सर मोहम्मद इलामा इकबाल साहिब का ये शेर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सभी दोस्त, हाजरीन और नाजरीन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी की नजर करता हूं ये सदाबहार शेर। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। अक्सर हम पंजाबी लोग ये दोनों लफ्ज मिक्स कर देते हैं बोलने में, दवा और दुआ। दवा दवाई, दुआ अर्जदास्त अरदास। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। अक्सर जब भी कोई बात करता है या शायरी पढ़ता है तो गलती हो जाती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस गलती को जब आपको एहसास हो जाता है तो मेरा ख्याल है जो शायद मुबारक होगा कि उसी वक्त उसकी दुरुस्ती करनी चाहिए। अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं कि रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। पता चल जाता है कि आपको शायरी के मतलब का पता है, वो आपसे गलती हो गई लेकिन आप उसे ठीक कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1986 में सबसे पहली बार बाबा गुरु नानक के मुबारक जन्मदिन पर, प्रकाश दिवस पर, उनके पैदाइशी दिन पर मुझे बीबीसी रेडियो लीड्स में बुलाया गया। तो मुझे बुलाने वाले थे बीबीसी के प्रेजेंटर सरदार कृपाल सिंह गिल साहिब। तो उन्होंने मुझे कहा कि 10-12 मिनट का प्रोग्राम आपने बीबीसी पर करना है, आप चलोगे? मैंने कहा जी क्यों नहीं, अगर आप समझते कि मुझ में ये वो एबिलिटी है तो मैं कर लूंगा। कहते हाँ आप आसानी से कर लोगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चला गया। सही बात तो ये है कि सामीन, नाजरीन, मेरी टांगें कांप रही थी और मुझे डर लग रहा था। सबसे पहली बार इस मुल्क में मैं नया आया था उसी साल, तो पहली बार था बीबीसी पर प्रोग्राम। तो मैंने जब प्रोग्राम तकरीर दी बाबा गुरु नानक की जिंदगी और उनकी टीचिंग्स पर, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 मिनट का प्रोग्राम होगा। और क्योंकि दिल में मन में घबराहट थी तो मैं एक की बजाय 2 बार के बोल गया। मैं फिर थोड़ा रुका तो वो सामने बैठे थे, उन्होंने इशारा किया कि लगे रहो, चलते जाओ, इशारे से। तो मैंने अपनी तकरीर पूरी कर ली। बाद में उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने फीते को एक ब्लेड से काट कर, वो जो 2 बार मैंने घबराहट में के कहा था ना, एक बार उन्होंने काट दिया और दोबारा फिर उस फीते को जोड़कर, वो जब प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव नहीं था, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे स्टूडियो में। जिस दिन आया तो उसकी रिकॉर्डिंग शायद मेरे पास हो, क्योंकि तकरीबन 4000 प्रोग्राम मेरे पास रिकॉर्डेड हैं रेडियो पर, टीवी पर। तो बड़ी उस्तादी से
गिल साहब ने वो जो 2 बार मैंने घबराहट में के कहा था, वो काट कर 1 बार कर दिया। जो भी मेरे दोस्त मेरी शायरी में कोई नुक्स देखते हैं, कोई गलती देखते हैं, मिस्टेक देखते हैं, तो प्लीज मुझे बताया करो ताकि मैं सही तरीके से और जो सही तलफ़्ज़ है उस तरह कहने की कोशिश कर सकूं। खैर, आगे चलते हैं। कभी मैं हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। मेरे पुख्ता इरादे खुद ही बदलेंगे मेरी तकरीर, मेरी किस्मत नहीं मोहताज हाथों की लकीरों की। भाई वाह, काश उसे मिलने का कोई सबब बन जाए, फिर क्या हो कि जैसा वो पहले था अब वैसा बन जाए। रिश्ता उससे हो मेरा कुछ इस तरह का, मैं हाथ उठाऊं दुआ के लिए और वो लब बन जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, ये प्रोग्राम के दौरान काफी साल पहले सायरा बहन ने पाकिस्तान से टेलीफोन के जरिए ये शेर मुझे लिखवाया था और उनके नाम के साथ ही मैंने लिखा हुआ है, काश उसे मिलने का कोई सबब बन जाए, फिर क्या हो कि जैसा वो पहले था अब वैसा बन जाए। रिश्ता उससे हो मेरा कुछ इस तरह का, मैं हाथ उठाऊं दुआ के लिए और वो लब बन जाए। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता फराज, मॉरिशस में मेरे कस्टमर हैं, गाहक हैं, ड्यूसबरी से जनाब तारिक भट्ट साहब। कमाल की बात है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, आप कहें कि मैं उनकी खुशामद कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई की, खुशामद की और तारीफ की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। मैंने किताब पब्लिश करनी थी, 7000 नज़में और रुबाइयां लिखकर मैं 2014 में इंडिया का पहला पोइट बना। मेरे उस्ताद डॉक्टर इंद्रजीत सिंह वासु, MA MPhil PhD, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे कंपटीशन में डाला था। तो कहते कि आप नंबर 1 पर आए हो गुरु नानक यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बहुत उनका धन्यवाद किया कि उनकी बदौलत मुझे शाबाश मिली। खैर, कहना मैं ये चाहता हूं कि वो किताब मैं पब्लिश करने वाला था, तो अक्सर वो मुझे फोन किया करते थे सनराइज रेडियो सरगम प्रोग्राम में। तो मैंने कहा, मेरे भाई मैंने किताब पब्लिश करनी है, तो उस किताब की कॉपी आपको मिलेगी, क्या आप मेरी किताब को स्पॉन्सर करना चाहोगे? तो ड्यूसबरी से तारिक भट्ट साहब जो मेरे कस्टमर हैं, कहने लगे, सरदार जी मुझे 5 मिनट दो। ऐसे ऐसे कदरदान लोग दुनिया में बहुत कम है। 5 मिनट के बाद आए और लिफाफे में कुछ पैसे थे जो मुझे देकर चले गए। जब मेरा काम खत्म हुआ, चेकआउट्स पर मेरा काम खत्म हुआ, तो मैं वापस घर आकर उस लिफाफे को खोला तो मेरे सामीन शायद हैरान हों कि दुनिया में ऐसे कदरदान भी हैं। 100 पाउंड, पूरा 100 पाउंड उस किताब को पब्लिश करने के लिए जनाब तारिक भट्ट साहब ने बंद लिफाफे में मुझे दिया था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर दुनिया में कदरदान लोग ना होते तो मेरे जैसे गरीब घरों से उठकर आने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट, तालिब इल्म कभी भी किसी कामयाबी की मंजिल पर ना पहुंच सकते। लीड्स रोड पर गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा में एक बार मुझे बुलाया गया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी के बारे में मैंने बात करनी थी। तो जितना टाइम मुझे मिला था मैंने वो प्रोग्राम अपना दिया। खास बात ही थी कि जो मुझे उर्दू की शायरी याद थी वो अच्छी तरह मैंने उस प्रोग्राम में बोलने के दौरान फिट की। और जब प्रोग्राम करके बाहर आए तो एक आदमी ने मुझे हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव था और इंटरेस्टिंग भी था। तो उसने जेब में हाथ डाला और मुझे हाथ आगे करने के लिए कहा। जब उसने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ पैसे थे, तो उन्होंने बंद मुट्ठी ही मेरे हाथ में रखी और मैंने उसी तरह पैसे पकड़कर जेब में डाल लिए, जैकेट में डाल ली। जब वापस घर आकर देखा तो मेरी हैरानी की कोई हद नहीं थी। वो पूरे 100 पाउंड थे, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक आदमी
मुझे ऐसे पैसे दे सकता है, इतनी खुशी का इजहार कर सकता है। एक बार की बात है, मुझे मैनचेस्टर बुलाया गया एक गुरुद्वारे में। तो मैं बातें करता करता स्टेज पर बोल रहा था, बस ऐसे तकरीर कर रहा था सिखिज्म के बारे में। तो मैंने उर्दू की शायरी, फारसी की शायरी, अरबी की कुछ बातें करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मैंने कहा कि अरब में मैंने अरबी सीखी है 3 साल, और अरब के टेलीविजन पर मुझे अरबी गाने गाने का सबब मिला है मेरे 2 प्रोफेसर दोस्तों की बदौलत। तो जब मैं नीचे आया लंगर हॉल में, तो एक 70 साल के शख्स मेरे सामने आए और कहने लगे कि मास्टर जी, आपसे बात करनी है, 1-2 मिनट दोगे? मैंने कहा जरूर। कहते हैं कि मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है 30 साल से कतर में। जितनी आपने अरबी स्टेज पर बोली है 6 साल में सीखी है, 6 साल गुजारे लेबनान में, जब सीखी अपने उस्तादों से, इतनी मैंने 30 साल में भी नहीं सीखी। और आपने जो किताबों का जिक्र किया है वो किताबें मैं पढ़ना चाहूंगा। वो दोनों किताबें जो उन दिनों पब्लिश हुई जब मैं नया नया आया था, अखीं डिठा लेबनान और यादां लेबनान दी, उन किताबों में पूरी पूरी मेरी अपनी जिंदगी की हड्ड बीतियां हैं, कहानियां हैं। और मैं पूरी पूरी अरबी मैंने वैसे ही लिखी है जैसे मैं बोलता था या लोगों से सुनता था। तो जब उन्होंने वो किताब देखी, उनको मैंने वो किताब पोस्ट कर दी, तो बाद में उन्होंने चेक भेजा, चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में ये लिखा कि मैं आपकी इस किताब का कीमत, मूल्य नहीं दे सकता। हाँ, ये आपकी किताब का नजराना 100 पाउंड भेज रहा हूं, आप ये कबूल कीजिए। आज भी उस 100 पाउंड के चेक की जो नकल है वो मेरी फाइल में पड़ी है। सो कहना मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर कदरदान होते, तो मैं किसी का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे जैसे आम एक गांव से उठकर यहां तक पहुंचने वाले लोग कभी भी कामयाब ना होते। 2006 में मेरी किताब पब्लिश हुई, चीफ इंजीनियर बाबा विश्वकर्मा, जो 8 लोगों के कंपटीशन में मैंने कंपटीशन जीता था गुरुद्वारा रामगढ़िया लीड्स 7 में। तो नेशनल लेवल पर 8 लोग आए थे और जो जज थे बख्शीश सिंह चाना साहिब, उन्होंने कहा कि बरिंदर सिंह जख्मी का जो आर्टिकल है वो साइंटिफिक है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, रेफरेंसेस किताबों से दी हैं और वो पहले नंबर पर आए हैं और उनको दस्तार स्टेज से और 101 पाउंड दिया जाएगा। तो दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि कदरदान लोग जिंदगी में अक्सर हर मोड़ पर मिलते जाएं, तो ऊपर उठने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मौके हैं। तो उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 2006 में मैं कह रहा था कि जब वो किताब पब्लिश हुई, दूसरी एडिशन, पहली एडिशन 1989 में पब्लिश हुई और दूसरी एडिशन डरबी के सरदार मोहन सिंह मंडकू, जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा साहिब की, उन्होंने पब्लिश करवाई। जब मैंने लॉन्च करने के लिए उस किताब की कुंड चुकाई, कह सकते हैं पंजाबी में, लॉन्च करने के लिए ब्रेडफोर्ड के नामवर शख्सियत सरदार निर्मल सिंह सिखों जी से जो MBE हैं, मैं उनसे कहा, तो उन्होंने उस किताब का लॉन्च किया और सभी यॉर्कशायर सिख फोरम के दोस्तों के सामने उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया। और मेरे सामीन, मेरे नाजरीन, मेरे हाजरीन सुनकर शायद हैरान हूं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हुआ था कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये किताब मैं खरीदूंगा। कहते इस किताब की कीमत क्या रखी है? मैंने कहा सिर्फ 5 पाउंड रखी है। तो उन्होंने 125 पाउंड उस किताब की कीमत सबसे पहले मेरे हवाले की।
आप अंदाजा लगाएं कि कितनी हौसला अफजाई होती है जब ऐसे लोग आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं। पीठ पर हाथ रखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। आगे चलते हैं। किताब इश्क लिखने की मुझे फुर्सत नहीं साहिब, ये शायर का ख्याल है, मेरा नहीं। किताब इश्क लिखने की मुझे फुर्सत नहीं साहिब, अभी बेवफाई में मेरी तहकीक जारी है। तहकीक यानी पड़ताल। किताब इश्क लिखने की मुझे फुर्सत नहीं साहिब, अभी बेवफाई में मेरी तहकीक जारी है। काश कि तुम मेरे होते। मनचले नौजवानों के लिए ये शेर पेश करता हूं। काश कि तुम मेरे होते, क्या गजब होता गर ये अल्फाज तेरे होते। ये ब्रेफर्ड से जनाब इकबाल साहब ने मुझे शेर लिखवाया था। किस शायर का ये तो पता नहीं, लेकिन इकबाल साहब अक्सर फोन करते थे और ये शेर उनका लिखवाया हुआ है। काश कि तुम मेरे होते, क्या गजब होता गर ये अल्फाज तेरे होते। वक्त में रहते हुए वक्त है छोटी सी बात का। मेरे सुनने वाले अक्सर कहते हैं कि प्रोग्राम में छोटी सी बात जरूर शामिल किया करो, तो अब बारी है छोटी सी बात की, जिसका अनुमान, जिसका सिरलेख हेडिंग है तकरीर का शौक, यानी भाषण, लेक्चर। लेक्चर देने का शौक या तकरीर का शौक। एक आदमी को तकरीर यानी लेक्चर करने का बहुत शौक था। उसने किसी टीचर से कहा, उस्ताद जी, मुझे तकरीर करने का बेहद शौक है, आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग दो कि मैं खौफ व खतर से बेखबर, यानी बिल्कुल निडर होकर हजारों लोगों के मजमे यानी गैदरिंग में शोला बयानी से खिताब कर सकूं, यानी जबरदस्त तकरीर कर सकूं। दरअसल उस आदमी के लिए 4 आदमियों के सामने बोलना भी मुश्किल हो जाता था। उस्ताद जी ने बहुत सोच समझकर आखिर ये मशवरा, सलाह यानी एडवाइस दी, देखो नौजवान, आपके लिए यही बेहतर होगा कि सुबह सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो गोभी के किसी खेत में चले जाया करो। खेत में गोभी के जितने भी फूल आपको दिखाई दें, आप समझ लेना कि ये आदमियों के सर हैं। मेरे सामीन मेरे सामने बैठे हैं और फिर आप उनसे यूं मुखातिब होकर बोलना, अरे गोभी, मेरी बात को गौर से सुनो, मेरी बात पे यकीन करो, मैं जो कहता हूं सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। कुछ अरसा जब आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी झिझक, हेसिटेशन दूर हो जाएगी, हौसला बढ़ जाएगा और आप दिलकश तकरीर कर सकोगे। फिर बेशक हजारों क्या लाखों का भी मजमा हो, आप खौफजदा नहीं होंगे, आपको डर नहीं लगेगा। तकरीर का शौक रखने वाले वो साहिब महीना भर गोभी के खेत में जाते रहते हैं और जितने भी गोभी के फूल हैं उन्हें समझ लेते हैं कि ये लोगों के सर हैं, मेरे सुनने वाले हैं, सामीन हैं, नाजरीन हैं। फिर एक दिन अपने उस्ताद जी से जाकर कहते हैं, उस्ताद जी, अब मेरी झिझक दूर हो गई है, मेरी प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है, मैं बुलंद आवाज से हुनरमंद तरीके से मुसलसिल तकरीर कर सकता हूं। अब मैं लोगों के असल मजमे में जाना चाहता हूं। टीचर ने कहा, ठीक है बेटा, आपकी झिझक दूर हो गई है तो बिला खौफ खतर यानी डर होकर किसी मजमे में इकट्ठ में बोल सकते हो। आजकल सियासी दौर है, इलेक्शन का वक्त है, आप किसी जलसे में जाकर तकरीर कर लो। वक्त लेकर यानी अपॉइंटमेंट बनाकर वो आदमी अपनी पार्टी के जलसे में गया। हजारों लोग मजलिस में जुड़े बैठे थे और बेहद खामोशी से उस नौजवान की तकरीर का
इंतजार कर रहे थे। जब उस शख्स को तकरीर करने का मौका मिला तो लोगों की बेशुमार तादाद यानी काउंटलेस पीपल देखकर उसके पसीने छूट गए। जो ही बोलने के लिए उसने मुंह खोला तो कहने लगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। इन अल्फाज के बाद उसका गला सूख गया, जुबान तालू से चिपक गई, पांव थिड़क गए, टांगें कांपने लगी और बहुत बुरी तरह से घबरा कर बोला, बंदे बंदे ही होंदे ने ते गोभी गोभी होंदी है। बेहद शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।